Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 5 that is work and energy. तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 5.4.2 दैट इज implications of energy losses in practical devices and efficiency. इससे पहले आपको पता है हमने 5.4 टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें हमने 5.4.1 पहले ही डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम उसका नेक्स्ट हाफ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाता है इनपुट ऑफ अ मैकेनिकल मशीन। किसी भी मैकेनिकल मशीन का इनपुट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल मशीन क्या होती है। तो ये कोई भी ऐसी मशीन जो कि हमारे पास मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर रही हो, यानी वो मूव कर रही है, उसके अंदर कोई ना कोई इंजन लगा हो, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल मशीन। ठीक है, तो उसके इनपुट को हमने डिफाइन किया है द एनर्जी सप्लाइड टू अ मैकेनिकल मशीन इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, हम जो एनर्जी उस मशीन को सप्लाई कर रहे हैं हमारे पास वो इनपुट है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको पता है इनपुट क्या होता है, जो हम कोई एनर्जी किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट पी एंड द डिस्टेंस डी थ्रू विच द एफर्ट एक्ट्स। इसको अब मैथमेटिकली हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट, वो एफर्ट जो हमने उसके ऊपर लगाई है, यानी दूसरे लफ्जों में वो जो एनर्जी हमने इसको दी है, ये जो वो फोर्स लगाई है, एंड द डिस्टेंस डी, और डिस्टेंस डी क्या है, थ्रू विच द एफर्ट एक्ट्स, यानी जितने डिस्टेंस पे उस एफर्ट ने एक्ट किया है, यानी जितनी वो मूव की है मशीन या जितनी वो मशीन चली है हमारी एनर्जी की वजह से, इसका जो हम प्रोडक्ट लेंगे वो इनपुट के इक्वल होगा। तो एफर्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी बुक में एक पुली की डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं इन दोनों के बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो सो इनपुट इज इक्वल टू पी क्रॉस डी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आउटपुट ऑफ द मैकेनिकल मशीन। ठीक है, यानी कि आउटपुट कैसे आएगा, तो आउटपुट क्या होगा, द वर्क डन बाय अ मैकेनिकल मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो इनपुट है और मशीन जो वर्क कर रही है वो हमारे पास उस मशीन का आउटपुट है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लोड एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड। यानी कि ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ लोड यानी W एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड, यानी कितना काम हुआ है और वो कितने डिस्टेंस तक हुआ है, यानी कितना ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास आउटपुट है। अब ये दोनों जो बेटा फार्मूलाज है ना ये आपकी उसी डायग्राम से रिलेटेड है। जब आप उस डायग्राम को देखेंगे ना, पुली वाली डायग्राम है आपकी बुक के अंदर, तो उसको आप जब देखेंगे उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये फार्मूलाज किस तरह से आते हैं। ठीक है, मैंने जनरली यहाँ पे इनको डिफाइन किया है। सो आउटपुट इज इक्वल टू W क्रॉस डी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, यानी अगर हम मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली बेटा एफिशिएंसी जो नॉर्मल आप अपनी लाइफ में अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की बात करें तो वो ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को जो आउटपुट ले रहे होते हैं उससे और उसको इनपुट दे रहे होते हैं, तो आउटपुट को हम ऊपर रखते हैं, इनपुट को नीचे रखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको आपके पेपर के हवाले से बताऊं तो आपके जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स में आपके जो मार्क्स आते हैं ना वो आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, और जो टोटल मार्क्स होते हैं उनको आप क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आप इनको 100 से मल्टीप्लाई ना करें तब भी आपकी जो है ना वो एक एफिशिएंसी निकल रही होती है आपके मार्क्स की या आपके पेपर्स की। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें तो सेम फार्मूला हम लगाएंगे, और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज द रेशो है हमारे पास, यानी डिवाइड हो रहा है, ऑफ यूजफुल वर्क आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट, यानी कितना वर्क आउटपुट हमारे पास आया है, यूजफुल वर्क आउटपुट यानी कितना जो है ना यूजफुल वर्क आया है। मतलब एक तो है ना कि एक्स्ट्रा वर्क जो कि हीट वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है हमारी एनर्जी, यानी इनपुट के तौर पे हम जब मशीन को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी कुछ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है और कुछ एनर्जी जो है वो हीट और साउंड और लाइट की फॉर्म में वेस्ट भी हो जाती है। तो उसके अलावा जो हमारी यूजफुल वर्क में चेंज हुई है ना उसको हमने लेना है, उसकी रेशियो लेनी है टू द एनर्जी इनपुट। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी इसी तरह से लिखते हैं हम, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ईटा से हम करते हैं। ईटा इज इक्वल टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट। इस तरह से हम किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो हमारी एफिशिएंसी है ना ये रेशो है सेम क्वांटिटीज की। ठीक है, ऊपर भी एनर्जी आ रही है नीचे भी एनर्जी आ रही है। आपको पता है जब हमारे पास सेम क्वांटिटीज की रेशो आ रही है ना तो उस चीज का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाला यूनिट और नीचे वाला यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं।
तो उसका जो यूनिट है ना वो दोनों कट के नो यूनिट आ जाता है। सो यूनिट में हम लिखेंगे इट हैज़ नो यूनिट एज इट इज़ द रेशो ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज़। और ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इस तरह का जो लॉजिकल पॉइंट होता है ना वो अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि एफिशिएंसी किसी की मशीन की, या वैसे ही एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है। ठीक है, नीचे वो आपको जूल का ऑप्शन दे देंगे और इसके अलावा वोट और न्यूटन और इस तरह के कोई भी ऑप्शन दे देंगे। तो आपने नो यूनिट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता। और इसकी रीज़न क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। अब हमारे पास जो मशीन होती है ना वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास रियल मशीन होती है जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है, और एक हमारे पास आइडियल मशीन होती है जो अक्सर हमारे पास आइडियल केसेस साइंटिस्ट अपनी आसानी के लिए कंसीडर कर लेते हैं। तो उस तरह की मशीन को हम आइडियल मशीन बोलेंगे। ठीक है, पहले हम रियल मशीन को डिस्कस करते हैं, फिर आइडियल मशीन को। तो रियल मशीन बेटा ऐसी मशीन को हम कहते हैं जिसकी एफिशिएंसी जो है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 का या इक्वल टू 1 भी नहीं होगी। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है हमारी जितनी भी प्रैक्टिकल मशीन्स होती हैं उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम जितनी एनर्जी दे रहे हो, जितनी इनपुट दे रहे हो, हमें उतनी ही आउटपुट मिल रही हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी एफिशिएंसी जो है कैन नॉट बी 100%। और 1 और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू यानी कि हमारी जो रेशियो है उसकी ऊपर की वैल्यू यानी आउटपुट और नीचे जो इनपुट है अगर सेम हो तो फिर वो क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास आउटपुट ज़्यादा आ जाए यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, यानी इनपुट हमने कम दिया है लेकिन हमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, तब हमारा आंसर जो है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना कि इनपुट कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो जाए। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जितना इनपुट हो उतना आउटपुट हो, क्योंकि कुछ ना कुछ जो आपका है हीट, लाइट या साउंड की फॉर्म में वेस्ट होता है या फिर किसी और तरह से वेस्ट हो जाता है। टोटल हमारी जो एनर्जी इनपुट वाली होती है वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे इन द केस ऑफ पुली सिस्टम। पुली के अंदर होता है कि एफिशिएंसी हमारी पुली के अंदर 40% होती है। ठीक है, किसी भी पुली, तो रेस्ट ऑफ द 60% कहाँ जा रहा है, गोज इनटू वेस्ट एंड कन्वर्टेड इनटू अनवांटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम वांट नहीं करते, यानी कि वेस्ट हो रहा है हमारा सारा एनर्जी जो 60% वेस्ट हो जाती है। इसके बरक्स अगर हम आइडियल मशीन की बात करें तो an ideal machine is the one in which no energy is wasted, all input energy is converted into useful work। इसमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, सारी की सारी इनपुट एनर्जी जो है यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज 100%, यानी इसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 होगी या फिर ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है कभी कभार। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 100% है, यानी आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट और एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है एफिशिएंसी। ठीक है, अब बेटा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम एफिशिएंसी की परसेंटेज भी निकालते हैं। सो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ऊपर आप लिखते हैं जितने ऑब्टेन मार्क्स होते हैं यानी जितना आउटपुट आया है हमारा, और नीचे आप इनपुट लिखेंगे यानी कि जितना आपने उसके अंदर क्या है, जितने आपके टोटल मार्क्स है, मल्टीप्लाई पे आप 100 से करते हैं तो आप अपनी परसेंटेज निकाल लेते हैं मार्क्स की। इसी तरह से आप एफिशिएंसी की परसेंटेज भी आउटपुट बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, या नॉर्मली आप कह सकते हैं कि जो आपने एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा है ना ईटा का रेशो, उसको जस्ट आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसकी एफिशिएंसी की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये आसान सा लेक्चर है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल आंसर इट लेटर। थैंक यू सो मच।